फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश कटीक। स्वागत है आपका हमारे चैनल EMCIQ में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उसका फर्स्ट चैप्टर का क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसके बारे में पढ़ने वाले यानी CFT के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने VBT पढ़ा था और VBT की कमियों के बारे में पढ़ा था। तो VBT की कमी इंपॉर्टेंट है, उनको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। आप पढ़ते हैं अपन क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत। इससे आपके सवाल कैसे आते हैं? इससे आपके सवाल आते हैं कि अष्टफलकीय संकुलों में विपाटन को समझाओ, चतुष्फलकीय संकुलों में विपाटन को समझाओ या वर्गाकार समतलीय विपाटन को समझाओ। ये आपके बड़े 3 नंबर मतलब 3 क्वेश्चन है जो आते हैं, उनको अपन करेंगे। ठीक है, तो CFT क्या होती है इसके बारे में आपसे नहीं पूछा जाता, पर CFT आवे तो आपको मैं 3 लाइनें बोल रहा हूँ वो लिख देनी है। अगर CFT से रिलेटेड कुछ भी सवाल आवे ना तो ये 3 चीजें लिख ही देना कि ये सिद्धांत CFT सिद्धांत जो दिया था ये बेथे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? बेथे ने दिया था। और ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो संकुल होते हैं, संकुलों के मध्य केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंडों के मध्य मतलब M और L के बीच में, ये M यानी केंद्रीय धातु परमाणु मेटल, L यानी लिगेंड के बीच में आयनिक बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है? आयनिक बंध पाया जाता है। मेन रूप से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यही कहती है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड है उनके बीच में आयनिक बंध पाया जाता है। और यह बताता है कि फिर ये बताता है कि जो आपके डी कक्षक होते हैं, डी के 5 कक्षक होते हैं। डी के कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक होते हैं। उनकी ऊर्जा समान होती है, उन्हें संभ्रंश कक्षक कहते हैं। अब देखो डी के 5 कक्षक कौन कौन से होते हैं? ये 1 2 3 4 5 डी के कक्षक है। फर्स्ट वाला DXY, DYZ, DZX, DH² डैश Y² और DZ²। ये किसके कक्षक होते हैं? ये डी के हैं। डी के 5 कक्षक होते हैं। ये 5 कक्षक DXY, DYZ, DZX, DH² डैश Y² DZ², ये आपके कक्षक होते हैं डी के। इनकी ऊर्जा क्या होती है? पांचों की ऊर्जा बराबर होती है, इसलिए इन्हें संभ्रंश कक्षक कहा जाता है। कौन से कक्षक कहा जाता है? संभ्रंश कक्षक कहा जाता है इनको। ठीक है, तो ये वाली चीजें है, संभ्रंश कक्षक कहा जाता है। और फिर इसके अंदर क्या लिखना है कि जब डी कक्षक किसी लिगेंड के संपर्क में आता है, जब डी कक्षक किसी लिगेंड के संपर्क में आता है तो डी कक्षक का 2 विपाटन हो जाता है। डी क्या होता है? 2 इसका विपाटन हो जाता है और 2 नए प्रकार के कक्षक बनते हैं। कौन कौन से? EG और 2TG। अभी इनको अपन पूरा समझने वाले हैं, EG और 2TG ना कैसे बनते हैं जो। तो अगर आपके CFT आ जाए कि CFT की मूल बिंदु लिखो, CFT को समझाओ, तो पहले ये वाली चीज लिखनी है कि CFT सिद्धांत बेथे नामक वैज्ञानिक ने दिया। ये सिद्धांत बताता है कि केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के बीच में आयनिक बंध पाया जाता है और डी के 5 कक्षक होते हैं जिनकी ऊर्जा समान होती है, इन्हें संभ्रंश कक्षक कहा जाता है। जब डी कक्षक लिगेंड के संपर्क में आता है तो डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है, जिससे 2 नए प्रकार के कक्षक बनते हैं। उनका नाम आपके EG और 2TG कक्षक होते हैं। ठीक है, ये 2 नए प्रकार के कक्षक बनते हैं। तो ये वाली लाइनें तो आपको CFT आ जाओ उनके अंदर लिखना ही है। अब आपके जो मेन सवाल आता है कि अष्टफलकीय संकुलों में CFT को मतलब विपाटन को समझाओ, चतुष्फलकीय संकुलों में विपाटन को समझाओ। तो वो समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि जो डी के 5 कक्षक है इनकी आकृति कैसे होती है। ये इंपॉर्टेंट है, आकृतियां समझ लो, फिर वो भी आपको समझ में आ जाएगा। हम समझते हैं डी कक्षकों की आकृतियां। डी कक्षकों की आकृतियां, तो अभी हमने बात की कि जो डी कक्षक होते हैं कितने होते हैं? 5 होते हैं। DXY, तो पहले मैं आकृति बना रहा हूं DXY की। किसकी? DXY की। तो देखो कैसे बनती है इसकी आकृति। ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस होगी। ठीक है, तो इनकी जो आकृतियां बनती है वो किस तरह से बनती है? इस तरह से। ये किसकी आकृति है? DXY की। मतलब ध्यान रखना DXY की जो ये कक्षक होते हैं ये अक्षों के मध्य में होते हैं। कहां पर होते हैं? अक्षों के मध्य। मतलब ये X है, X है और ये Y एक्स इनके मध्य में ही है। ठीक है, अक्षों के ऊपर नहीं होती है। तो DXY की आकृति कैसी है? इस तरह से होती है। इसी तरह से आपको DYZ की बनानी है। DYZ की आकृति कैसी होती है? ये आपके YX है, ये ZX है। ठीक है, YX Z है, आपकी मर्जी हो जो आप मान सकते हो। 3 अक्ष होते हैं X Y Z, जो आपकी मर्जी हो आप उनको मान सकते हो। तो YZ के अंदर भी सेम आकृति बनेगी, इस तरह से ये आकृति बनती है। ये भी DYZ भी किस पर होता है? अक्षों के मध्य होता है। इसी तरह आपकी आकृति बनती है किसकी? DZX की। ये Z है, ये X एक्सिस है, ये XX है और ये ZX है। इनकी आकृति भी ऐसी बनेगी इस तरह से।
मतलब मेन रूप से आपको समझना है कि डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स है, इनकी जो आकृतियां बनती है कक्षकों की, वो क्या होती है, अक्षों के मध्य में होती है। किसके मध्य होती है? अक्षों के मध्य, मतलब एक्स एक्स वाई एक्स के मध्य में, एक्स और वाई एक्स के मध्य में। या किसके मध्य में? जेड और वाई एक्स के मध्य में। ये किसके? जेड और एक्स एक्स के मध्य में। फिर आते हैं आपके तीन कक्षक की हो गया। फिर आता है आपके डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। इसकी आकृति कैसे बनती है? इसकी जो आकृति बनती है वो बनती है, ये आपके एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है ना, तो इसकी जो आकृति बनती है ये वाली, ये बनती है अक्षों पर, मतलब इस तरह से, इस तरह से आकृति बनती है। मतलब जो आपके डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर है उसकी आकृति जो कक्षक बनते हैं किस पर बनते हैं? अक्षों पर होते हैं। इनमें तो अक्षों के मध्य में होते हैं, इनमें अक्षों पर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं बोल रहा हूँ अक्षों पर अक्षों के मध्य, ये इंपॉर्टेंट है, अभी आपको आगे समझ में आएगा। और एक आपको होती है डी जेड स्क्वायर, तो डी जेड स्क्वायर क्या करती है इस तरह से, ये आपके जेड एक्स होता है, तो ये जेड एक्स एस होती है, ठीक है, इस तरह से। तो डी जेड स्क्वायर की जो आकृति होती है वो किस पर होती है? आपके जेड एक्स पर होती है। डी एक्स स्क्वायर माइनस डैश स्क्वायर होती है, वो किस पर? एक्स और वाई अक्षों पर होती है। कहां पर होती है? अक्षों पर। बाकी इनमें डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, इनकी जो कक्षक होते हैं वो अक्षों के मध्य में होते हैं। समझ गए ना? ये अक्षों के मध्य में, ये जो कक्षक है देखो इनके मध्य में, इनके ऊपर नहीं, अक्षों पर नहीं, अक्षों के मध्य में। लेकिन इनमें क्या है? अक्षों पर है, इसमें एक्स वाई पर है और इसमें जेड पर है। तो ये जो आपकी आकृतियां बनी ये इंपॉर्टेंट है। इनसे अब अपन समझते हैं कि अष्टफलकीय संकुल में विपाटन कैसे होता है। तो इनको एक बार नोट करो, फिर आगे करते हैं। अब अपन सीखते हैं कि अष्टफलकीय संकुलों में सीएफटी कैसे होता है, अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो देखो कैसे होगा। अभी हमने बात की है कि डी के कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक, वो मैं यहां पर बना रहा हूं। एक दो तीन चार 5, डी के 5 कक्षक कौन कौन से होते हैं? डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये डी के 5 कक्षक होते हैं, या डैश बोल दो ना, डी के 5 कक्षक होते, ये कक्षक होते हैं। अब अष्टफलकीय संकुल में क्या होते हैं कि जब लिगेंड आते हैं ना वो अक्षों की ओर अभिविन्यासित होते हैं। मतलब अष्टफलकीय संकुल की आकृति कैसे बनती है? इधर देखना, ये अष्टफलकीय संकुल की ज्यामिति ऐसे बनती है। तो इसके अंदर जो लिगेंड आते हैं 6 लिगेंड, अष्टफलकीय संकुल के अंदर कितने लिगेंड होते हैं? 6 लिगेंड होते हैं। ये जो 6 लिगेंड होते हैं ना वो अक्षों की ओर आते हैं, अक्षों की ओर से अभिविन्यासित होते हैं। मतलब एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स पर आते हैं। मान लो कि ये आपके एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है और ये जेड एक्स है। तो ये लिगेंड कहां से आ रहे हैं? अक्षों पर आ रहे हैं। और अभी हमने बात की इन आकृतियों में कि जो कौन से अक्षों पर कौन से होते हैं, कौन से कक्ष अक्षों पर होते हैं और कौन से अक्षों के बीच में होते हैं। तो आपको पता शुरू के जो कक्ष होते हैं डी एक्स वाई डी वाई डी जेड एक्स, ये जो कक्षक होते हैं ये अक्षों के मध्य में होते हैं। कहां पर होते हैं? अक्षों के मध्य में। आकृति बनाई थी अभी, ये अक्षों के मध्य होते हैं। और ये जो होते हैं 2 कक्षक ये अक्षों पर होते हैं। कहां पर होते हैं? अक्षों पर होते हैं, ठीक है। तो अब जो 6 लिगेंड आ रहे हैं वो किसके अनुदिश आ रहे हैं? अक्षों के अनुदिश आ रहे हैं, अक्षों पर आ रहे हैं। तो अक्ष पर आ रहे हैं तो इनसे ज्यादा टकराएंगे, इनसे भी टकराएंगे, इनसे भी टकराएंगे। तो ये क्या होता है? विपाटन हो जाता है। इन कक्षकों का क्या होता है? विपाटन होता है। जब लिगेंड आते हैं तो ये कक्षक क्या होते हैं? टूट जाते हैं। 2 नए प्रकार के कक्षकों में, 2 नए प्रकार के कक्षकों में क्या होते हैं? ये टूट जाते हैं, ठीक है, 2 नए प्रकार के। और कौन कौन से कक्षक बनते हैं? ऊपर 2 कक्षक जाते हैं जिन्हें इजी बोलते हैं और नीचे 3 कक्षक आते हैं जिन्हें पर बोलते हैं 2T T2G कक्षक बोलते हैं इनको। मतलब होता क्या है, सुनना वापिस एक बार, कि जब लिगेंड आते हैं तो अक्षों की ओर आते हैं, अक्षों की ओर आते हैं तो अक्षों पर कौन से कक्षक होते हैं? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये आते हैं। तो जब लिगेंड इनसे टकराते हैं तो इन पर क्या होता है? प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, क्योंकि ये अक्षों पर होते हैं, ये अक्षों पर होते हैं। इन पर क्या होता है? प्रतिकर्षण ज्यादा होता है और इन पर क्या होता है? प्रतिकर्षण कम होता है। तो जिनमें प्रतिकर्षण ज्यादा होता है इनमें क्या होता है? प्रतिकर्षण ज्यादा होता है। जिनमें प्रतिकर्षण ज्यादा होता है उनकी ऊर्जा भी क्या होती है? ज्यादा होती है। जिनमें प्रतिकर्षण ज्यादा होता है तो उनकी ऊर्जा भी क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है। और जिनमें प्रतिकर्षण, इनमें प्रतिकर्षण कम होता है क्योंकि अक्षों के मध्य में होते हैं, तो इनकी ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। ये ऊर्जा कम होती है, इनकी ऊर्जा ज्यादा है, इनकी ऊर्जा कम है। तो ये वाले कौन से कक्षक है? ये ऊपर वाले 2 जो कक्षक बने कौन से कक्षक है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और ये वाले नीचे वाले कक्षक कौन से? डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये 3 कक्षक हैं, ठीक है। अब देखो इनके बीच में जो ये अंतराल है, ये ऊर्जा है, ये क्या होती है? इनके बीच में ऊर्जा है, ऊर्जा स्तर, जिसे अपन बोलते हैं
CFSE। क्या बोलते हैं? CFSE। इसको अपन लास्ट में पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, यानी क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। या इसे अपन एक और से दर्शाते हैं, इसे हम दर्शाते हैं डेल ओ से। ये जो ऊर्जा होती है इसे अपन किसे दर्शाते हैं? डेल ओ से। किससे दर्शाते हैं? डेल। डेल का मतलब ऊर्जा CFSE, और ओ का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल मतलब अष्टफलकीय। ओ मतलब ये लिखा है ना, इसका मतलब क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय। ठीक है, तो इसे इस ऊर्जा को अपन किससे दर्शाते हैं? डेल ओ से दर्शाते हैं। तो देखो इनकी ऊर्जा इजी कक्षकों की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। कितनी होती है? +0.6। और इनकी ऊर्जा क्या होती है? कम होती है, क्योंकि इनमें प्रतिकर्षण कम होता है। इनकी ऊर्जा होती है -0.4। कितनी होती है? -0.4। ठीक है, तो इस तरह से आता है। तो अष्टफलकीय संकुल में ऐसे करना है। एक बार क्या क्या वापस करते बता देता हूँ, और फिर इसकी थ्योरी बता देता हूँ। तो डी के 5 कक्षक होते हैं, dxy dyz dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर। हमने आकृति में देखा कि इनकी जो इनके जो कक्षक होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? अक्षों के मध्य में होते हैं। और ये जो इनकी आकृति होती है वो कहाँ पर होती है? अक्षों पर होती है। मतलब जो इनके कक्षक बनते हैं वो अक्षों पर होते हैं। अब जब अष्टफलकीय संकुल में लिगेंड आते हैं, अष्टफलकीय संकुल में कितने लिगेंड आते हैं? 6 लिगेंड आते हैं। तो जो 6 लिगेंड आ रहे हैं वो किसके अनुदिश आते हैं? अक्षों के अनुदिश आते हैं। मतलब अक्षों पर आते हैं, एक्स एक्स पर, वाई एक्स पर, जेड एक्स पर आते हैं। तो लिगेंड जब आते हैं तो इन कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिगेंडों के इलेक्ट्रॉन और इन कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। भाई इनके बीच में, इनमें इलेक्ट्रॉन होंगे और लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उनके बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। तो इन प्रतिकर्षण किस में ज्यादा होगा? इनमें ज्यादा होगा, क्योंकि ये अक्षों पर है। अक्षों पर आ रहा है ना, मतलब मान लो जैसे इस तरह से है, एक्स और वाई है ना, और ये जेड है, ये है। तो आपके यहाँ पर कक्षक है, यहाँ पर कक्षक है, इस तरह से, इस तरह से कक्षक है। तो जो लिगेंड आ रहे हैं वो भी क्या है? इन अक्षों पर ऐसा आ रहे हैं, अक्षों पर आ रहे हैं। तो इन पर प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, और अगर प्रतिकर्षण ज्यादा होगा तो उनकी ऊर्जा भी क्या होगी? ज्यादा होगी। जिनमें जितना ज्यादा प्रतिकर्षण, ऊर्जा भी ज्यादा। तो इनकी ऊर्जा क्या होती है? इनसे ज्यादा होती है। तो ये ऊपर वाले जो कक्षक बनते हैं, 2 कक्षक बनते हैं, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर। इन्हें अपन क्या बोलते हैं? इजी। कौन से कक्षक बोलते हैं? इजी कक्षक। और जो नीचे कक्षक बनते हैं dxy dyz dzx, इनको 2tg बोलते हैं। इनके बीच में जो जो नए कक्षक बनते हैं, इनमें जो ऊर्जा होती है उसे अपन बोलते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, यानी क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, जिसे अपन किससे दर्शाते हैं? डेल ओ से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? डेल ओ। डेल का मतलब तो ऊर्जा, और ओ का मतलब होता है आपके ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय। अपन अष्टफलकीय की बात करें इसलिए यहाँ पर ओ आया ऑक्टाहेड्रल। और यहाँ पर इसकी ऊर्जा होती है +0.4 इस वाले की, और इसकी होती है -0.4। इससे अपन एक चीज की गणना करते हैं, वो है आपके CFSE। मतलब आपके सवाल आता है इससे, अपन बात करेंगे इसके भी कि अष्टफलकीय संकुलों में CFSE की गणना करो। तो क्या आता है? उनमें कुछ नहीं करना आता है, -0.4 इंटू ये -0.4 इंटू T2G के इलेक्ट्रॉन, T2G के इलेक्ट्रॉन, प्लस 0.6 इंटू EG के इलेक्ट्रॉन। ये CFSE की गणना करने का सूत्र है। मतलब -0.4 इनके इन कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन, उनको गुणा कराना है इधर, और प्लस 0.6 इंटू EG, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे गुणा कराना है। सवाल करेंगे इनके, है ना। तो इस तरह से आता है। तो आपको डायग्राम बनाना होता है। मतलब आपके सवाल आता है कि अष्टफलकीय संकुलों में CFT को समझो, तो आपको इस तरह से डायग्राम बनाना होता है। तो अब देखो इसके अंदर थ्योरी क्या लिखनी होती है। तो थ्योरी आपको वही लिखनी होती है जो मैं बोल रहा हूँ कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो सिद्धांत है वो दिया था बेथर नामक वैज्ञानिक ने, ये सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार डी के 5 कक्षक होते हैं जिनकी ऊर्जा समान होती है, जिन्हें समभ्रंश कक्षक कहा जाता है। जब ये 5 कक्षक लिगेंडों के संपर्क में आते हैं तो इन कक्षकों का विपाटन हो जाता है और 2 नए प्रकार के कक्षक बनते हैं जिन्हें ईजी और टीटीजी बोलते हैं। अष्टफलकीय संकुलों में, फिर आगे लिखना, अष्टफलकीय संकुलों में लिगेंड अक्षों की ओर अभिविन्यासित होते हैं। लिगेंड अक्षों की ओर अभिविन्यासित होते हैं। इस कारण अक्षों पर स्थित कक्षक dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर में प्रतिकर्षण अधिक होता है, जबकि dxy, dyz और dzx में प्रतिकर्षण कम होता है। इस कारण dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर की ऊर्जा ज्यादा होती है, जबकि dxy, dyz, dzx की ऊर्जा कम होती है। और फिर इनके बीच ऊर्जा के अंतर को अपन बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, और इसे डेल ओ से प्रदर्शित करते हैं। और CFSE की गणना करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अगर आपके एग्जाम में इतना सा लिखना है, या आपके अष्टफलकीय संकुलों के लिए आइए समझ में। तो इस तरह से आपको अष्टफलकीय संकुलों के लिए करना है। मैंने उसे बस ये चीजें समझनी थी कि लिगेंड अक्षों के मध्य, अक्षों पर आ रहे हैं तो इनमें प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। अब अपन करते हैं चतुष्फलकीय संकुलों में CFT, तो ये नोट करो फिर आगे करते हैं। चतुष्फलकीय संकुलों में CFT मतलब अष्टफलकीयों में होगी। अब अपन चतुष्फलक के अंदर समझते हैं कि उनमें
CFT कैसे होती है। तो आपको पता है चतुष्फलकीय में कितने लिगेंड होते हैं, 4 लिगेंड होते हैं। इस तरह से चतुष्फलकीय आपको बनती है आकृति, देखो लिगेंड, अरे ये M और फिर इधर लिगेंड इधर लिगेंड, इस तरह से लिगेंड होते हैं, लिगेंड 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 लिगेंड, इस तरह से इसमें लिगेंड होते हैं चतुष्फलकीय, है ना, 4 लिगेंड होते हैं। तो अब चतुष्फलक के अंदर आपको ध्यान क्या रखना है, जो लिगेंड आक्रमण करते हैं, जो लिगेंड आते हैं धातु की ओर, मेटल की ओर, जो लिगेंड आते हैं वो अक्षों के मध्य में से आते हैं। कहां से आते हैं, इसमें जो लिगेंड आते हैं, सुनना, इसमें जो लिगेंड आते हैं वो अक्षों के मध्य में से आते हैं, अक्षों के मध्य में, मध्य से आते हैं, ठीक है, अक्षों के मध्य से, मतलब उसकी ओर से अभिविन्यासित होते अक्षों के मध्य में से। अष्टफलकीय के अंदर क्या था, अक्षों की ओर अभिविन्यासित हो रहे, मतलब अक्षों पर आ रहे थे, इसमें कहां पर आते हैं, अक्षों के मध्य में से आते हैं। मतलब अगर आप इस तरह से, ये एक्स और वाई एक्स है ना, तो जो लिगेंड आते हैं वो इनके बीच में से इस तरह से आते हैं, इनके बीच में से इस तरह से आएंगे। लिगेंड जो आक्रमण करते हैं किसमें से करते हैं, इनके अक्षों के मध्य में से आक्रमण करते हैं। तो अब हम इनके कक्षक बनाते हैं। डी कक्षक है, एक दो तीन चार पांच, डी कक्षक है। डी के 5 कक्षक होते कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक ये है। अब देखो अष्टफलकीय संकुल के, सॉरी चतुष्फलकीय संकुल के अंदर क्या हो रहा है, जो लिगेंड आ रहे हैं वो किसके ओर से आ रहे हैं, अक्षों के मध्य में से। अब आपको ये भी पता है कि ये जो शुरू के 3 कक्षक है वो अक्षों के मध्य में होते हैं, अक्षों के मध्य में, और ये होते हैं आपके अक्षों पर, किस पर होते हैं, अक्षों पर होते हैं। तो ये तो आपके अक्षों के मध्य में है और ये अक्षों पर है, तो अब प्रतिकर्षण किस में ज्यादा होगा, अक्षों के मध्य में ज्यादा होगा, क्योंकि जो लिगेंड आ रहा है वो किसका है, अक्षों के मध्य में से आते हैं। जब अक्षों के मध्य में से आते हैं तो प्रतिकर्षण भी किस पर होगा, ज्यादा होगा, अक्षों के मध्य वाले, मतलब डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स में प्रतिकर्षण आपके क्या होगा, ज्यादा होगा। इसमें आपके क्या होगा, प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, और अगर प्रतिकर्षण ज्यादा होगा तो ऊर्जा भी ज्यादा होगी। मतलब इनमें किसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, इन 3 कक्षकों की ऊर्जा ज्यादा होती है। तो इनमें विपाटन इस तरह से होता है, देखना ऊपर कितने कक्षक आते हैं, 3 कक्षक आते हैं, ठीक है। नीचे कौन से कक्षक आते हैं, 2 कक्षक आते हैं। इन 2 कक्षकों को बोलते हैं इजी, इनको बोलते हैं T2G। ये कौन कौन से कक्षक है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये वाले कौन से कक्षक है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये कक्षक है, ठीक है। इनके बीच में भी जो ऊर्जा का ये अंतर होता है, ये वाला, इसे अपन बोलते हैं, इस ऊर्जा के अंतर को बोलते हैं अपन डेल टी। इसे क्या बोलते हैं, डेल टी। ये जो ऊर्जा का अंतर होता है, CFSE बोलो, CFSE बोलो, इसके अंदर भी डेल टी बोलो। डेल टी का मतलब होता है, डेल तो यानी ऊर्जा का अंतर, और टी यानी टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय, टी यानी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय, इसलिए से डेल टी। उसके अंदर क्या था, अष्टफलकीय के अंदर डेल होता, और ये होता आपके प्लस 0.4 और ये होता है माइनस 0.6। ऊर्जा इसकी ऊर्जा होती है ये वाली, यहां से यहां तक की जो ऊर्जा होती है वो होती है माइनस 0.4, इनकी जो ऊर्जा होती है वो होती है प्लस 0.4, ये आपके ऊर्जा होती है। तो इसमें क्या समझना है कि चतुष्फलकीय संकुलों में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो लिगेंड आते हैं वो अक्षों के मध्य में से आते हैं। कहां से आते हैं, अक्षों के मध्य में से आते हैं। अक्षों के मध्य में कौन से कक्षक होते हैं, डी एक्स वाई, डी जेड वाई, वाई जेड और डी जेड एक्स होते हैं, ये कक्षक होते हैं। तो इन पर क्या होता है, प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, इन पर प्रतिकर्षण ज्यादा होता है तो इनकी ऊर्जा ज्यादा होती है और इनकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। इन्हें T2G बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, इजी कक्षक बोलते हैं। इनके बीच में जो ऊर्जा अंतराल उसे अपन किससे दर्शाते हैं, डेल टी से, यानी टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय, टी यानी टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय। और ये इनके CFSE की गणना कैसे करेंगे, अब देखो किसकी गणना, CFSE की गणना, ये अपन पढ़ने वाला आ गया ना, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके। तो इसमें गणना करेंगे अपन माइनस 0.6 इंटू Eg के इलेक्ट्रॉन प्लस 0.4 इंटू T2G के इलेक्ट्रॉन, ये होता है। वैसे एक और बात बता दूं, यहाँ पर केवल ये G नहीं आता है, G का मतलब होता है जब सममिति होती है तब लगाते हैं। अष्टफलकीय संकुलों के अंदर सममिति पाई जाती है इसलिए वहां पर G लगाते हैं। अगर आप यहाँ पर ये G नहीं लिखते हो ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। यहाँ पर G वैसे नहीं लिखा जाता, यहाँ पर ये लिखा जाता है, यहाँ पर T2 लिखा जाता है, पर वो आप ध्यान रखना, लिख दिया तो Eg लिख देना आप, है ना। बाकी इसमें G नहीं लिखा जाता है समिति के कारण। चतुष्फलकीय संकुलों में समिति नहीं पाई जाती है, अष्टफलकीय संकुलों में समिति पाई जाती है, इसलिए वहां पर G लिखते हैं ज्योमेट्री के हिसाब से। तो ये हो गया आपके चतुष्फलकीय संकुलों में CFT।
तो इसके अंदर अगर आपके आवे चतुष्फलकीय संकुलों में CFT को समझो तो सेम वही लाइन लिखनी है कि CFT सिद्धांत बेथे नामक वैज्ञानिक ने दिया। उनके अनुसार केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंडों के बीच में आयनिक बंध पाया जाता है। उन्होंने बताया कि डी के 5 कक्षक होते हैं जिनकी ऊर्जा समान होती है, उन्हें समभ्रंश कक्षक कहा जाता है। जब ये लिगेंड के संपर्क में आते हैं तो इनका विपाटन हो जाता है और 2 नए प्रकार के कक्षक बनते हैं जिन्हें EG और T2G कहते हैं। चतुष्फलकीय संकुलों में 4 लिगेंड होते। चतुष्फलकीय संकुलों में 4 लिगेंड अक्षों के मध्य में से आते हैं, जिसके कारण अक्षों के मध्य में स्थित कक्षक DXY, DYZ, DZX पर प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, जबकि DX² - Y² और DZ² पे प्रतिकर्षण कम होता है। इनमें प्रतिकर्षण ज्यादा होने के कारण इनकी ऊर्जा ज्यादा होती है और इनमें प्रतिकर्षण कम होने के कारण इनकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, इस तरह से चतुष्फलकीय संकुलों में विपाटन होता है और इसमें CFSE की गणना निम्न सूत्र से की जाती है। CFSE की गणना इस सूत्र से की जाती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। वापिस बोल रहा हूँ, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा बोलते हैं इसको। तो ये आपके हो गया चतुष्फलकीय संकुलों में CFT। अब अपन पढ़ते हैं वर्गाकार समतुल्य में। समझते हैं कि वर्गाकार समतुल्य संकुलों में CFT कैसे होती है। वर्गाकार समतुल्य, देखो पहले वर्गाकार समतुल्य की आकृति कैसे बनती है वो देख लो। इस तरह से वर्गाकार की आकृति बनती है। ये आपकी केंद्रीय धातु परमाणु होता है, इस तरफ लिगेंड जुड़ा होता है, यहाँ पर लिगेंड, यहाँ पर लिगेंड और यहाँ पर लिगेंड। मतलब वर्गाकार समतुल्य के अंदर लिगेंड कितने होते हैं, 4 लिगेंड होते हैं। इसके अंदर कितने लिगेंड होते हैं आपके, 4 लिगेंड होते हैं। ठीक है, अब देखो इसका निर्माण कैसे होता है, वर्गाकार समतुल्य का निर्माण कैसे होता है। तो इसका जो निर्माण होता है, ये वर्ग समतुल्य संकुल कब बनता है, ये बनता है अष्टफलकीय संकुलों से। अगर मैं यहाँ पर 2 लिगेंड और जोड़ दूं तो ये देखो आप, ये हो गया अष्टफलकीय संकुल। कौन सा हो गया, अष्टफलकीय संकुल। ठीक है, 6 लिगेंड और मतलब अष्टफलकीय संकुल है। और अगर इनमें से मैं ये हटा दूं तो कौन सा संकुल रह जाएगा, ये वर्गाकार समतुल्य संकुल रह जाएगा। अब देखो वर्गाकार समतुल्य कैसे बनता है, तो जो अष्टफलकीय संकुल होता है, अष्टफलकीय संकुल के अंदर अगर मान लो कि ये वाले जो लिगेंड है, मतलब मान लो कि ये जेड एक्स है ना, ये कौन सी एक्स है, जेड एक्स है। तो जेड एक्स पर जो लिगेंड है उनको आपने हटा दिए, मतलब जेड एक्स पर कोई लिगेंड ही नहीं है। हम ऐसा मान रहे हैं कि जेड एक्स पर कोई लिगेंड नहीं है, मतलब यहाँ पर अपन इनको हटा रहे हैं, जेड एक्स के ऊपर कोई भी लिगेंड नहीं है ना। तो अब क्या होता है कि जब जेड एक्स पर लिगेंड नहीं है तो जेड एक्स पर लिगेंड नहीं है तो जेड एक्स पर क्या होगा, प्रतिकर्षण कम होगा। जेड एक्स कक्ष के ऊपर लिगेंड ही नहीं आ रहे हैं, लिगेंड ही नहीं है, तो जेड एक्स कक्ष के ऊपर क्या होगा, प्रतिकर्षण कम होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण कम होगा, इस कारण इनकी ऊर्जा कम हो जाएगी। देखो इनको और समझना, जैसे ये अष्टफलकीय के लिए मैंने बनाया है, अष्टफलकीय की कक्षक ये आपके हैं DXY, DYZ, DZX, DX² - Y² और DZ²। ये 5 कक्षक है। अष्टफलकीय संकुल होता है तो अपन बोलते हैं कि ये T2G, ये EG कक्षक है। और अपन बोलते हैं ये DXY, DYZ और अष्टफलकीय संकुल है ना। तो अष्टफलकीय संकुल में कैसे बनता है, अष्टफलकीय संकुल में ऊपर बनता है आपके 2 कक्षक और नीचे बनता है आपके 3 कक्षक। इनको आप बोलते हो EG और इनको बोलते हो T2G। EG के अंदर कक्षक कौन से होते हैं, DX² - Y² और DZ²। इनमें कौन से कक्षक होते हैं, DXY, DYZ और DZX। एक बार वापिस समझना, मैंने कुछ नहीं बनाया, मैंने अष्टफलकीय संकुल बनाया। अभी कौन सा संकुल बनाया, अष्टफलकीय संकुल बनाया। ये अष्टफलकीय संकुल है। ठीक है, अष्टफलकीय संकुल में आपको पता है कि ये 5 कक्षक होते हैं, EG और T2G में टूट जाते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि जो अष्टफलकीय संकुल, उसमें से जो जेड एक्स पर जो लिगेंड आपके है वो है ही नहीं है, मतलब जेड एक्स पर लिगेंड आक्रमण नहीं कर रहे, जेड एक्स खाली है, एक्स एक्स पर है, वाई एक्स पर लिगेंड आ रहे हैं, लेकिन जेड एक्स पर लिगेंड नहीं आ रहे। मतलब आपकी ये संरचना बनती। अब मैं इनमें से कह रहा हूं कि इनमें जो जेड एक्स है ना, जो जेड एक्स वाले कक्षक है उन पर लिगेंड ही नहीं आ रहे। अब जब इन पर लिगेंड नहीं आएंगे, इन पर जेड एक्स पर जहां पर जेड एक्स है, मतलब देखो एक तो आपके यहाँ पर जेड एक्स है, यहाँ पर एक, यहाँ पर और यहाँ पर एक जेड एक्स है। अब यहाँ पर लिगेंड ही नहीं आ रहे तो इनमें क्या होगा, इनमें प्रतिकर्षण कम होगा, और अगर प्रतिकर्षण कम होगा तो इनकी ऊर्जा भी कम होगी। अब देखो जब इन पर लिगेंड नहीं आ रहे तो ये भी क्या करते हैं, अलग कक्षकों में टूट जाते हैं। ये भी 2 कक्षकों में टूट जाता है, ये भी 2 कक्षकों में टूट जाता है। कैसे, देखो इसके अंदर पहले अपन इसकी बात करते हैं। इसके अंदर देखो कि कहां पर जेड एक्स है, जेड एक्स कहां पर है, जेड है ना। तो देखो यहाँ पर भी आपकी जेड है और यहाँ पर भी जेड है। तो इनमें अगर अपन बात करें तो यहाँ पर तो जेड एक्स पर तो इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहे, जेड एक्स पर इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे हैं, तो अपन कहेंगे इनमें प्रतिकर्षण कम होगा। और किसमें प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, एक्स वाई में प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। तो ये 2 नए कक्षक बनते हैं यहाँ पर, और ये 2 कक्षक नीचे बन जाते हैं। जहां पर जेड वाले कक्षक दिखे उनको नीचे लिखना है। यहाँ पर देखो एक्स वाई है तो ये कौन सा आपके DXY, और ये कौन कौन से हैं, DYZ और DZX।
ऐसा ये नीचे क्यों बने, क्योंकि इनकी ऊर्जा क्या है, इनसे कम है, क्योंकि जेड पर तो अब लिगेंड आ ही नहीं रहे, जेड वाले पर तो लिगेंड आ ही नहीं रहे। यहाँ पर अपन ने हटा दिया जेड को, जब जेड को हटा दिया तो इनकी प्रतिकर्षण क्या होता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है तो इनकी ऊर्जा कम हो जाती है। सेम फंडा इसमें भी होता है कि देखो जेड पर इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे, मतलब लिगेंड नहीं आ रहे, तो प्रतिकर्षण नहीं होगा, तो प्रतिकर्षण नहीं होगा तो ऊर्जा भी कम हो जाएगी, ये भी दोनों का उसको में टूट जाता है। इस तरह से ये यहाँ पर बनता है आपके डी, ये बनता है आपके डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसकी होता है ये डी जेड स्क्वायर। अच्छा कक्षा को नहीं बनाया, ये होता है आपके डी जेड स्क्वायर। इस तरह से ये कौन सा बनता है, डी जेड स्क्वायर बनता है, क्योंकि ये दोनों कक्षक नीचे है, क्योंकि जेड एक्स पर लिगेंड नहीं आ रहे, लिगेंड नहीं आ रहे तो इनमें प्रतिकर्षण नहीं होगा, इसलिए इनकी ऊर्जा जेड कक्षक की ऊर्जा बाकी वाले एक्स वाई स्क्वायर से क्या होती है, कम हो जाती है। और जो ये ऊर्जा का अंतर होता है इनके बीच में, ऊर्जा का अंतर ये वाला, इसे अपन दर्शाते हैं डेल से, इसे दर्शाते हैं डेल से। तो और इन जो नए कक्षक बनते हैं इनको बोलते हैं B1G, नए कक्षक बनते हैं इनको B1G, इसको B2G, इसको बोलते हैं A1G, और इसको बोलते हैं EG। ये जो नए कक्षक बनते हैं इनके नाम है ये B1G, B2G, A1G और EG। अब एक और वापिस देखना अपन ने क्या किया। पहले अपन बात करें अष्टफलकीय संकुल की, मतलब ये अष्टफलकीय संकुल क्या करती है, आप ऐसे बनती है, 6 लिगेंड होते हैं, ये केंद्रीय धातु परमाणु और ये 6 लिगेंड, 1 2 3 4 5 6 लिगेंड, ठीक है। और अपने शुरू में बात की अष्टफलकीय संकुल के अंदर विपाटन होता है, इस तरह से विपाटन होता है। EG और 2TG कक्षक में होते क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक। EG और 2TG कक्षक में बढ़ गए। फिर अपन बात करें कि आपके है तो अष्टफलकीय संकुली, अष्टफलकीय संकुल से कौन सा संकुल बना रहे हैं, वर्गाकार समतुल्य। तो वर्गाकार समतुल्य के अंदर टोटल 4 लिगेंड होते हैं, कितने लिगेंड होते हैं, 4 लिगेंड होते हैं। तो अपन क्या कह रहे हैं कि जो अष्टफलकीय संकुल है इसमें जो जेड एक्स है ये वाली, इसको अपन जेड एक्स मान रहे हैं, जेड एक्स पर लिगेंड ही नहीं है, जेड एक्स पर लिगेंड ही नहीं है। अब मतलब यहाँ पर लिगेंड नहीं है यहाँ पर, तो जेड एक्स पर, इनमें जेड एक्स पर लिगेंड नहीं है, तो जेड एक्स पर जब लिगेंड नहीं होगा तो इन पर क्या होगा, प्रतिकर्षण भी नहीं लगेगा। जब लिगेंड ही नहीं तो जेड एक्स पर लिगेंड ही नहीं है तो प्रतिकर्षण कैसे होगा, तो प्रतिकर्षण नहीं होगा। मतलब प्रतिकर्षण किसके बीच में होता है, जो आपके जेड एक्स है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और लिगेंड आ रहे हैं, उनके इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। तो अब जेड एक्स पर तो लिगेंड आ ही नहीं रहे तो प्रतिकर्षण नहीं होगा, प्रतिकर्षण नहीं होगा इनमें से, तो इनकी ऊर्जा और क्या होगी, कम हो जाएगी। इसलिए यहाँ से जेड स्क्वायर यहाँ पर आ जाता है, और इनमें से जो जेड वाले कक्षक होते हैं जैसे वाई जेड है और जेड एक्स वो नीचे आ जाते हैं, बाकी एक्स वाई ऊपर चला जाता है, और ये वाला डी एक्स स्क्वायर ये भी ऊपर चला जाता है। तो इस प्रकार ये कक्षक बनते हैं, इनको B1G, B2G, A1G और EG बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से होता है आपके वर्गाकार समतुल्य संकुलों में CFT, और थ्योरी वही लिखनी है आपको, पहले अष्टफलकीय संकुलों की लिखनी है, फिर अष्टफलकीय संकुलों की पहले एजिटीज लिखनी जो अपने पहले लिखी थी वो लिखनी है, फिर वर्गाकार समतुल्य में आगे क्या लिखोगे कि वर्गाकार समतुल्य संकुलों में क्या होता है कि अष्टफलकीय संकुलों पर जब जेड के अनुदिश लिगेंड नहीं आते हैं तो जेड पर प्रतिकर्षण कम हो जाता है, जेड पर प्रतिकर्षण कम हो जाता है, जिसके कारण नए प्रकार के कक्षक बनते हैं, नए प्रकार के कक्षक बनते हैं। कौन कौन से, B1G, B2G, A1G और EG कक्षक बनते हैं। और इन कक्षकों को लिख देना कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और डी एक्स वाई की ऊर्जा ज्यादा होती है, डी जेड स्क्वायर, और डी वाई जेड डी जेड एक्स की ऊर्जा कम होती है। ये आपकी थ्योरी लिखनी, आप ये बनाकर थ्योरी लिख देना, आपके नंबर आ जाएंगे। तो ये आपके वर्गाकार समतुल्य संकुलों में CFT हो गया, ठीक है। तो अपन सीखते हैं कि CFT की सहायता से चुंबकीय गुणों की व्याख्या कैसे की जाती है। ये आपके एग्जाम के अंदर सवाल भी आता है कि CFT की सहायता से चुंबकीय गुणों की व्याख्या कैसे की जाती है। चुंबकीय चुंबकीय गुण, ठीक है। तो इनमें देखो कैसे की जाती है। तो पहले आपको एक समझ, जैसे अपन बात करें पहले अष्टफलकीय के लिए बात करें, अष्टफलकीय संकुलों में चुंबकीय गुण है ना, मतलब चुंबकीय गुण निकालना पूछा जाता है। चुंबकीय गुण अष्टफलकीय संकुलों में अष्टफलकीय संकुलों में चुंबकीय गुण। देखो इससे पहले आपको समझना होगा कि अगर प्रबल और दुर्बल लिगेंड के बारे में आपको समझना है। तो अगर मान लो कि आपको प्रबल लिगेंड देवे, क्या देवे, प्रबल लिगेंड, क्या देता है, प्रबल लिगेंड। जब प्रबल लिगेंड देता है तो ध्यान रखना कि डेल ओ का मतलब, क्या होता है, डेल ओ का मतलब होता है अष्टफलकीय, मतलब वो अष्टफलकीयों के लिए CFSE, अष्टफलकीय के लिए CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा, डेल ओ ना। अगर इसका मान ज्यादा होता है P से, डेल ओ का मान अगर ज्यादा होता है P से, P क्या होती है, युग्मन ऊर्जा, क्या होती है, युग्मन ऊर्जा।
अभी अपन समझेंगे। देखो क्या होती है उस समय ना, अगर डेल ओ का मान p से ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है, युग्मन हो जाता है। बस इतना से ध्यान में रखना कि अगर डेल ओ का मान p से ज्यादा होता है, युग्मन ऊर्जा से ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। अब देखो कैसे होता है, पहले आप समझना, जो डी कक्षक बनता है वो कैसे बनते हैं। ये डी के 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5। फिर आपको पता है ये यहाँ पर 3 कक्षक बनते हैं और इधर 2 कक्षक बनते हैं। इनको आप T2G, इनको आप EG बोलते हो, है ना, ये कक्षक है। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि मान लो कि आपको कोई भी आपको केंद्र संकुल दिया, उसके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु को आपने ऑक्सीकरण निकाला और उसके बाद में निकाला, मान लो कि वो आ गया आपके आ गया D3। क्या आया, D3 आया, D3 आया। और फिर पूछे कि इसका चुंबकीय आघूर्ण बताओ, तो D3 आया तो पहले ये डी कक्षक के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन भर दो, 3 इलेक्ट्रॉन भर दिया। और आपको ऐसा भी दिया गया कि ये परबल लिगेंड है ना, परबल लिगेंड है। अब ये D3 के 3 इलेक्ट्रॉन, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को इनका विपाटन कक्ष को 2 कक्षक बने, T2G और EG। तो पहले इलेक्ट्रॉन आपको नीचे वाले बनने T2G में ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन। अब 3 इलेक्ट्रॉन तो युग्मन अपन कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो n इक्वल टू आपको कितना है, 3। n मतलब एकमित इलेक्ट्रॉनिक संख्या, अपने VBT के अंदर भी बात की थी, n मतलब एकमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो चुंबकीय आघूर्ण म्यू का सूत्र क्या होता है, √n प्लस 2, √n+2। तो √n की जगह 3 प्लस 2, तो कितना हो गया, √3 और 3 दूनी 5, यानी √15 BM। BM मतलब बोर मैग्नेटोन होता है इसकी इकाई। तो D3 के लिए चुंबकीय आघूर्ण कितना है, √15 आया। और मान निकाल लेना, 4 मतलब 3 पॉइंट ऐसे समथिंग आएंगे ना, 3.9 लगभग। तो ये इसका आया म्यू इक्वल टू कितना आया, 3.9 बोर मैग्नेटोन। यह D3 के लिए आया। क्या आया, चुंबकीय आघूर्ण। अब बात करते हैं अपन इसको नहीं देकर, इंपोर्टेंट देखते हैं कि जैसे D5 आया, क्या आया, D5 आया, कितने इलेक्ट्रॉन आए, D5 आया। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब मैं जो इसके अंदर दे रखा है कि ये जो लिगेंड है, परबल लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है, परबल लिगेंड है, मतलब ये ऊर्जा ज्यादा है। कौन सी ऊर्जा ज्यादा है, ये डेल ओ की ऊर्जा, मतलब डेल ओ ज्यादा है किसे, युग्मन ऊर्जा से। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करना पड़ेगा। देखो 5 इलेक्ट्रॉन है तो पहले 5 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3। अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन भरोगे ना, वो यहाँ पर भरोगे, 5वां यहाँ पर भरोगे। ऐसा नहीं कि 3 भरे बाद में चौथा 5वां यहाँ पर भर दो, नहीं, यहाँ पर नहीं भरना है, यहाँ पर नहीं बनना, आपको बनना यहाँ पर इनका युग्मन करना है, क्योंकि डेल ओ का मान क्या है, ज्यादा है। CFSE का मान ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन किसमें भरे जाएंगे, नीचे भरे जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर n इक्वल टू कितना है, एक में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, कितना है, 1 है। तो चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, म्यू इक्वल टू n+2। तो आपके हो जाएगा 1 और 1 + 2 यानी √3, यानी √3। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना है, √3 आया। इस तरह से आपको करना है। और मान लो कि यहाँ पर 7 होता तो कितना होता है, 7। तो अब आपको 7 इलेक्ट्रॉन भरना है ना, इधर देखना। और मैं ये कह रहा हूं कि परबल लिगेंड है, तो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन भरो, तो देखो आप भरोगे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन आप भरोगे ऊपर, ये 7 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आपको बढ़ना है। पहले इलेक्ट्रॉन का युग्मन करना है, जब परबल लिगेंड हो तो युग्मन करना है, फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर भेजना है। तो अब भी एकमित इलेक्ट्रॉन कितना है, n = 1, क्योंकि ये तो युग्मित है, ये एकमित, n = 1, तो इसके लिए भी मान कितना आएगा, √3 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से किया जाता है। अब दूसरा केस बनता है, बी वाला केस, जब दुर्बल लिगेंड हो। जब लिगेंड कौन सा हो, दुर्बल लिगेंड हो। और जब दुर्बल लिगेंड होता तो ये ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। युग्मन ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा होती है। डेल ओ का मान कितना होता है, कम होता है। तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है। अब इसको सही समझना। मैं आपको जैसे दे रहा हूं कि आपसे है D5 है, कितना है, D5 है, और इसके लिए चुंबकीय आघूर्ण बताना है। क्या है, D5 और इसके लिए चुंबकीय आघूर्ण बताना है। तो पहले 5 इलेक्ट्रॉन भरो, इसके अंदर 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर यहाँ पर भरेंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3
चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यहाँ पर और पांचवा यहाँ पर भरेंगे। अब जब दुर्बल लिगेंड है, युग्मन ऊर्जा का मान ज्यादा होता है डेल ओ से, तो इस स्थिति में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है। जब दुर्बल लिगेंड होता है तो इलेक्ट्रॉनों का क्या नहीं होता है, युग्मन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन पहले कैसे भरे जाएंगे, एकमित अवस्था, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन दे दो, 1 2 3 4 5 ऐसे अलग अलग भर दिए। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी n इक्वल टू कितने 5 एकमित इलेक्ट्रॉन है, तो सूत्र क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू 5 5 प्लस 2 यानी √5 और ये हो गया आपके साथ 7 बजे 35 और ये आपके आएंगे लगभग 5.9 इसके लमसम आएंगे, क्योंकि 6 का होता है ना 36 तो 5.9 आएगा। ठीक है, तो जब दुर्बल लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अष्टफल के संकुल में सेम फंडा चतुष्फल के संकुल में भी होता है। और अगर मान लो कि यहाँ पर D8 होता है, कितना D8, ये एक लास्ट कर लेते हैं अपन कि जब D8 इलेक्ट्रॉन होते तो 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखो आपने 5 इलेक्ट्रॉन तो पहले भर दिया, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब बाकी के कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे, 3 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो 6 7 8। अब इलेक्ट्रॉनों का आप युग्मन कर सकते हो, पहले इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर सकते हो जब तक ऊपर इलेक्ट्रॉन न बढ़ जाओ। तो अब एक में इलेक्ट्रॉन n कितना है, n2 है, तो n2 लिखकर आप क्या कर सकते हो, इसका चुंबकीय गुण ज्ञात कर सकते हो। सेम का सेम फंडा क्या होगा, सेम का सेम फंडा लगेगा आपकी चतुष्फलकीय संकुलों में। किसमें लगेगा, चतुष्फलकीय संकुलों में। चतुष्फलकीय संकुलों में बस ये चेंज हो जाता है। चतुष्फलकीय संकुलों में क्या होगा, ये कक्षक के ऊपर चले जाएंगे T2G तो, और Eg वाले कक्षक क्या होंगे, नीचे आ जाएंगे। T2G ऊपर चले जाएंगे, Eg वाले कक्षक नीचे आ जाएंगे। अब वही, अगर दुर्बल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा और प्रबल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा, है ना। बताने की जरूरत तो नहीं है ना कि अगर प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 5 इलेक्ट्रॉन है ना, D5 है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 1 2 3 4 5। तो प्रबल लिगेंड है तो पहले तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2, और क्योंकि प्रबल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाएगा, तो 3 4 और ये 5वां इलेक्ट्रॉन ऊपर बढ़ना है, इस तरह से। और अगर दुर्बल लिगेंड होता तो ये इलेक्ट्रॉन पहले कहां पर भरे जाते, ऊपर। 5 इलेक्ट्रॉन तो 1 2 3 4 5 अगर दुर्बल लिगेंड है तो इस तरह से आपको चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। यहाँ से आप n निकाल लेना, और n निकालने के बाद में चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या है, एक बार वापिस लिख रहा हूं, n+2 और Bm यानी बोर मैग्नेट्रॉन। इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हो चुंबकीय आघूर्ण, है ना। तो ये CFT की सहायता से अपन चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका एक और गुण है, वो सीख लेते हैं, रंग की व्याख्या कैसे करता है ये, ठीक है। इसकी रंग की व्याख्या CFT से कैसे रंग की व्याख्या की जाती है, तो डायरेक्ट समझना। CFT के अंदर जैसे आपके एक सवाल से मैं बता रहा हूं, TiH2O6, इसके ऊपर चार्ज है +3, टाइटेनियम Tn टाइटेनियम और जेल यानी एक्वा की 6 है, 6 मोल, और ये +3 यानी 6 के इस पर 6 लिगेंड है और इस पर +3 चार्ज है। तो इसके देखो, अगर मैं पूछूं टाइटेनियम की ऑक्सीकरण क्या होगी, तो सिंपल सा है Ti+3 होगा, क्योंकि इस पर तो 0 चार्ज होता है। तो टाइटेनियम +3, आपको पता है टाइटेनियम ये कितने नंबर पर आता है, 22 नंबर पर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d2 4s2, और 3 इसका 3+ का मतलब क्या है, इनमें से 3 इलेक्ट्रॉन कम करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये कम हो जाएंगे, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो 3d1 क्या होगा, 3d1। और क्योंकि यहाँ पर 6 लिगेंड है तो आपको ये भी पता चल गया कि कौन सा अष्टफलकीय है, कौन सा अष्टफलकीय है। तो देखो 1 2 3 4 5 Eg एंड T2G, इस तरह से। कितना इलेक्ट्रॉन है डी के पास में, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कहां पर भरा जाएगा, नीचे भरा जाएगा, इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से भरा जाएगा। अब क्या होता है कि जो टाइटेनियम होता है ये वाला, ये क्या करता है कि दृश्य क्षेत्र से, कौन सी क्षेत्र, दृश्य क्षेत्र से क्या करता है, 5000 एंगस्ट्रॉम ऊर्जा का अवशोषण करता है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या करता है, 5000 एंगस्ट्रॉम ऊर्जा को ग्रहण करके, कितनी, 5000 एंगस्ट्रॉम ऊर्जा को ग्रहण करके T2G से किस में चला जाता है, Eg में चला जाता है। मतलब ये जो वाला इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, 5000 दृश्य क्षेत्र से 5000 एंगस्ट्रॉम ऊर्जा को ग्रहण करके T2G से किस में चला जाता है, Eg में चला जाता है। T2G से किस में चला जाता है, Eg में चला जाता है। इसके कारण क्या होता है, ये जो है टाइटेनियम H2O6, इसका जो रंग होता है कैसा था, बैंगनी होता है। कौन सा रंग होता है इसका, बैंगनी रंग होता है, मतलब ये रंगीन होता है। इस तरह की व्याख्या VBT नहीं कर पाई। पता है आपको VBT क्यों नहीं बताती कि रंगीन है या रंगीन है,
पर ऐसा क्यों होता है कि वो रंगीन रंगीन इसकी व्याख्या नहीं करती। सीएफटी देखो इसकी व्याख्या कर रही है कि मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या करता है, 5000 एंगस्ट्रॉम की ऊर्जा ग्रहण कर T2G से Eg में चला जाता है, और जब ये वापस नीचे आता है निम्न ऊर्जा स्तर में तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जिसके कारण हमें क्या दिखाई देता है, ये हमें रंगीन दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, रंगीन दिखाई देता है। मतलब अब ये क्या करेगा, यहाँ से वापस ऊर्जा का उत्सर्जन करके इसके अंदर आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, और ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो ये जो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है जिसके कारण हमें क्या दिखाई देता है, ये रंगीन देते हैं, और इसे अपन डीडी संक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, डीडी संक्रमण कहते हैं। ये अगर एग्जाम के अंदर हो तो इस तरह से आपको डीडी संक्रमण बताना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है और वहां से वापस न्यू ऊर्जा स्तर में आ जाता है, जिसके कारण वो रंगीन दिखाई देता है। तो इस तरह से अपन सीएफटी की सहायता से रंगों की व्याख्या कर सकते हैं। अब अपन पढ़ते हैं CFSE। ठीक है, अब अपन करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा, यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE। तो क्या होता है, तो अपन ने पहले बात कर ली थी कि चाहे अष्टफलकीय संकुल या चतुष्फलकीय संकुल, उनमें जब कक्षकों का विपाटन होता है तो दो नए प्रकार के कक्षक बनते हैं, EG और 2TG। उनके बीच में जो ऊर्जा का अंतर होता है उसे क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा बोलते हैं। ये परिभाषा मैंने यहाँ पर लिख रखी है कि किसी धातु आयन को क्रिस्टल फील्ड में रखने पर, मतलब जो मेटल होता है उसको क्रिस्टल फील्ड में रखने पर डी कक्षकों के विभाजन के फलस्वरूप जो ऊर्जा निकलती है, मतलब जब किसी भी धातु आयन को, मेटल को आप डी क्रिस्टल फील्ड में रखोगे, डी कक्षकों का विपाटन होगा और उस विपाटन से जो ऊर्जा निकलती है वो उन कक्षकों की, उसे अपन क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा कहते हैं। इसे CFSE कहा जाता है शॉर्ट में। और इसका जो मान होता है, इसका मान कक्षकों के विभाजन के पश्चात उनमें इलेक्ट्रॉनों के वितरण पर निर्भर करता है। मतलब कक्षकों का विपाटन हो गया, फिर उनमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए उनके आधार पर अपन उनकी गणना करते हैं। देखो अष्टफलकीय के लिए सूत्र क्या, जो अपन ने पहले लिखा था, -0.4 इंटू T2G के इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 इंटू Eg के इलेक्ट्रॉन। चतुष्फलकीय के लिए क्या है, -0.6 इंटू Eg के इलेक्ट्रॉन प्लस 0.4 इंटू T2G के इलेक्ट्रॉन। तो अब हम इनसे रिलेटेड सवाल करते हैं जो एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जाते हैं कि इस कक्षा के लिए इसकी CFSE का मान बताओ। जैसे D5 D7 दे देगा, उसके लिए पूछेगा तो अपन वो सवाल करते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर इससे रिलेटेड सवाल करते हैं। अब अपन CFSE से रिलेटेड कुछ सवाल करते हैं। अपन बात करें अष्टफलकीय संकुलों के लिए। किनके लिए, अष्टफलकीय संकुलों के लिए। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अष्टफलकीय संकुलों में कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। CFSE की गणना करेंगे, युग्मन ऊर्जा और कुल ऊर्जा। देखो कैसे, मान लो आपको दे रखा है D2, क्या दे रखा है आपको, D2 दे रखा है। अब आपको नहीं पता है कि इसके अंदर जो लिगेंड वो प्रबल या दुर्बल है ना, ये नहीं पता आपको, तो कैसे करोगे देखना। T2G के अंदर कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक, और Eg के अंदर कितने कक्षक होते हैं, 2 कक्षक। अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास में, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को आपने जैसे भर दिया, और इलेक्ट्रॉन बचे या नहीं बचे तो आप इनमें नहीं भरोगे। ठीक, अब इनकी गणना करते हैं। तो -0.4 इंटू T2G के इलेक्ट्रॉन, T2G में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, भाई 2 इलेक्ट्रॉन ही तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे, प्लस 0.6 इंटू Eg के इलेक्ट्रॉन। Eg के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं भरे Eg के अंदर, तो 0 है, तो 0, तो इसका मान कितना हो गया, -0.8। कितना आया, -0.8। युग्मन ऊर्जा, अपन यहाँ पर बात करते हैं युग्मन ऊर्जा। तो युग्मन ऊर्जा का मतलब होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में भरा गया, कोई मतलब इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरा गया, इस तरह से अपन ने युग्मित इलेक्ट्रॉन थोड़ी भरा, अपन ने तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरा। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरा जाता युग्मित अवस्था में तो अपन युग्मन ऊर्जा भी लिखते, लेकिन अभी युग्मित अवस्था में नहीं भरा गया, ये दोनों एकमित है ना, तो अपन को युग्मन ऊर्जा यहाँ पर कितनी है, 0। तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ दो, तो -0.8, और यहाँ पर लिखते हैं लास्ट में डेल ओ, इनका इस मात्रा के साथ में -0.8 डेल ओ। ये क्या है, D2 की युग्मन ऊर्जा। अब मैं कर रहा हूँ D4 की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट D4 की बात करते हैं। ठीक है, मैं वापिस कह रहा हूँ, आपको नहीं पता है कि लिगेंड प्रबल या दुर्बल है। तो अब D4 की बात करते हैं। तो अपन कक्षक बना रहे, देखो T2G और Eg। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो आप पहले से भरो 1 2 3 4। आपने किस हिसाब से भरा, आपने भरा कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो आपके लिगेंड है वो क्या, दुर्बल लिगेंड, क्योंकि दुर्बल लिगेंड में पहले इलेक्ट्रॉनों का एकमित अवस्था में भरा जाता है, युग्मन नहीं होता है ना, पहले एकमित अवस्था में भरा। अब निकालते हैं अपन इसकी CFSE, तो -0.4 इंटू T2G के इलेक्ट्रॉन, T2G के इलेक्ट्रॉन कितने, T2G में इलेक्ट्रॉन 3 है, ये 3, प्लस 0.6 इंटू Eg के इलेक्ट्रॉन, Eg में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, इनको गुणा करा दो, -1.2 प्लस 0.6, ये कितना आएगा, -0.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -0.6। ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एकमित अवस्था में भरा गया, तो युग्मन ऊर्जा भी 0 है, तो कुल ऊर्जा कितनी, -0.6 डेल ओ। इस तरह से, लेकिन D4 है, और अब आप इसको युग्मित अवस्था में भरो, इसको कौन सी अवस्था में भरो, युग्मित अवस्था में।
मतलब अब मान लो आपको पता चला कि जो लिगेंड वो तो क्या प्रबल है, तो 4 इलेक्ट्रॉन भरोगे, 1 2 3, अब चौथा इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में भरोगे, मतलब इस जगह पे भरोगे। कहां पर भरोगे? यहां पर भरोगे, युग्मित अवस्था में भरोगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। युग्मित अवस्था में भरा तो अब निकालो -0.4 इंटू T2G के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 प्लस 0.6 इंटू EG के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0 है। EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं भरा, 0 है, तो ये कितना हो गया? माइनस का 1.6। कितना? माइनस का 1.6 और ये 0। अब देखो, अब यहाँ पर युग्मन ऊर्जा लिखनी है। देखो कितने इलेक्ट्रॉन युग्मित है? 2 इलेक्ट्रॉन युग्मित, मतलब एक कक्षक के अंदर ही युग्मित है। मतलब अगर एक कक्षक युग्मित है तो आपको 1 पाई लिखना है। युग्मन ऊर्जा कितनी लिखनी है? केवल पाई लिखनी है। पाई लिखनी है। कितनी लिखनी है? पाई लिखनी है। अगर एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो पाई लिखना केवल। अब इनको जोड़ लो तो -1.6 प्लस पाई, -1.6 प्लस पाई कुल ऊर्जा है ना डेलो के अंदर। ठीक है, मान लो आपके ऐसा आता कि एक और इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में, यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में, तो अब यहाँ पर आप ये कितना लिखते हैं? आप यहाँ पर 2 पाई लिखते हैं। कितना लिखते हैं? 2 पाई लिखते हैं, क्योंकि कितने कक्षक युग्मित है? 2 कक्षक युग्मित है, 2 इलेक्ट्रॉन तो युग्मित है। अगर ये भी युग्मित होता तो आप कितना लिखते हैं? यहाँ पर 3 पाई लिखते हैं। मतलब जितना युग्मन होता है इलेक्ट्रॉनों का उतने आप यहाँ पर पाई लिखते हैं। ये चीज समझ में आ गई? मेन थी ये वाली, क्योंकि वो बुकों के अंदर भी नहीं कर, मतलब बहुत सी चीजों के अंदर नहीं करा रखा है। यहाँ पर युग्मन ऊर्जा कोई बताता नहीं है, लेकिन वो भी लिखना होता है अगर एग्जाम आता है तो, है ना। तो सिंपल ये करना है, और अगर इलेक्ट्रॉन युग्मित हो रहा है तो ऐसे लिखना है। अपन एक लास्ट कर लेते D5 वाला, या एक और कर लेते, कौन सा भी? है ना, लास्ट D5। पहले तो हमको यह पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन युग्मित एकमित, हम मान रहे हैं कि मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी लिगेंड जो है दुर्बल या प्रबल, तो अपन दुर्बल मान के चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे? 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा। तो -0.4 इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 प्लस 0.6 इंटू EG में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। इनको कर लो तो ये आपको कितना आएगा? 4 12 -1.2 प्लस 1.2 यानी 0। कितना आएगा? 0 आएगा। इनको आप गुणा करा, 0 आएगा। इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हुआ तो 0 ऊर्जा, टोटल ऊर्जा भी कितनी है? 0 आई। लेकिन अब करते जब युग्मन हो जाता है, युग्मन हो जाता है तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3, अब युग्मन करो 4 5 इस तरह से। तो -0.4 इंटू T2G में इलेक्ट्रॉन कितने 5 है, 5 से गुणा EG के अंदर कितने 0 है, तो माइनस के 2 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? -2। और क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन युग्मित हुए? 2, तो 2 पाई हो जाएगी। कितनी? 2 पाई। और आप ये कितना लिखोगे? -0.2 प्लस 2 पाई कुल ऊर्जा, है ना। इस तरह से आए तो आपको करना है। और अब अष्टफलकीय के लिए भी अगर आवे तो आपको ऐसे ही करना है। किसके लिए? अष्टफलकीय के लिए। अष्टफलकीय में चेंज कहां पर होगा? इन 2 जगह चेंज होगा। अष्टफलकीय में चेंज कहां पर होगा? यहां पर आ जाएगा ΔT, ये चेंज हो जाएगा -0.6 इंटू EG के इलेक्ट्रॉन प्लस 0.4 इंटू T2G के इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर भी कक्षक उल्टे बनेंगे। देखो कैसे है। पहले कौन से बनेंगे आपके? पहले आएंगे आपके, अभी यहाँ पर कौन से T2G, अब आएंगे EG और फिर आएंगे 2TG। मतलब पहले 2 कक्षक आएंगे। चतुष्फलकीय की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? चतुष्फलकीय की। और यहाँ पर कितना आएंगे? 3 आएंगे। 3 कक्षक आएंगे और इनके अनुसार आपको बढ़ना। फिर यहाँ पर भी ये चेंज हो जाएगा। सूत्र लास्ट में लिखे तो देख लेना, है ना, अभी बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो आप ध्यान रख लो। मतलब CFSC के अंदर आपको क्या ध्यान रखना, बाकी तो आप ध्यान रख लोगे, सूत्र भी ध्यान रख लोगे, ये भी ध्यान रख लोगे। ये वाली चीज नहीं बताता, है ना कोई भी। ये वाली चीज ध्यान रखना है, अगर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो रहा है तो युग्मन ऊर्जा लिखनी। अगर एक इलेक्ट्रॉन का युग्मन हुआ, जैसे सिंपल देखना, वापिस बता देता हूँ। अगर ऐसे भरा गया है तो कोई युग्मन ऊर्जा नहीं, लेकिन ऐसे भरा गया तो 1 युग्मन ऊर्जा, अगर ऐसे भरा गया तो 2, और अगर ऐसे भरा गया तो 3। इस तरह से इनकी युग्मन ऊर्जा लिखी जाती है और इनको जोड़कर लिखना है ना। अब अपन बात करते हैं छोटा सा एक टॉपिक, मतलब टॉपिक नहीं, एक बात है ध्यान रखना, आपसे पूछ ली जाती है कि जो ΔT और ΔO में संबंध है। ΔT बराबर होता है 4/9 ΔO। ΔT यानी CFSC किसकी? चतुष्फलकीय की। चतुष्फलकीय की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, और ये अष्टफलकीय की। तो यह संबंध ध्यान रखना। मतलब जो चतुष्फलकीय की क्रिस्टल क्षेत्र ऊर्जा होती है
वो किस अष्टफलकीय की कितनी होती है, आधी होती है, देख लो 4/9 यानी आधी हो रही है ना। और एक होता है डेल टी अनुपात डेल ओ अनुपात डेल चतुष्फलकीय के लिए, अष्टफलकीय के लिए। और डेल अपन ने बात की थी वर्गाकार समतुल्य, इनका अनुपात होता है 4:9 अनुपात 1 अनुपात 1.2, एक ये अनुपात होता है। तो ये अनुपात ध्यान रख लेना, ये तो नहीं पूछा जाता लेकिन ये पूछ लिया जाता है। अगर CFC आवे तो आपको ये लिखना है ना कि डेल टी बराबर होता है 4.9 डेल ओ। मतलब कई बार क्या होगा कि आपको है ना डायरेक्ट मान दे देता है कि डेल ओ इजिकल टू, आपके मान लो डेल इजिकल टू 2.0 देगा, माइनस के ये देगा ना 2.0, और डेल टी का मान बताओ, तो फिर आपको सिंपल 4.9 इंटू माइनस 2.0 करके डायरेक्ट करना है ना, गुना तो आप कर लेना। तो ये आपके हो गया है CFSCB। इसके अंदर अगर थोड़ी चीजें बाकी रह गई है तो वो आपको आप कर लेना, मतलब मेरे हिसाब से तो हो गया है, लेकिन अगर बच जाओ तो आप अपने नोट्स देख लेना, ठीक है। अब अपन वीडियो बनाएंगे कि अपन को कैसे क्या पढ़ना चाहिए, जिसमें आपकी केमिस्ट्री के 3 पेपर है तो उनमें कैसे क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पर अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।